Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कंटेंट्स को इस तरीके से कवर अप किया जा रहा है कि अगर आप इस सीरीज के लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ते हैं और साथ ही साथ रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से JIB में 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आज हमारा AFM का लेक्चर नंबर 22 है जहां पर हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट EduTap हैज़ लॉन्च दिस ई बुक और इस ई बुक में आपके मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, कुछ डिटेल्स को फिल आउट करना है और ये ई बुक आपकी डिवाइस में आ जाएगी। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी फ्रूटफुल प्रूव हो सकती है यही ई बुक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से जहां पर हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। तो देखिए हुआ क्या कि एक कंपनी है, एक कंपनी या बिजनेस कह लो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते रहते हैं ना। विद टाइम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती रहती है। कहाँ से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है? हमें एसेट लायबिलिटी के स्टेटस से पता चलता है ना। तो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है कि क्या चेंज हुआ, किस एसेट और किस लायबिलिटी के बैलेंस में चेंज हुआ, है ना, और कितना चेंज हुआ ये भी हमें पता चल जाता है। बट बैलेंस शीट सिर्फ यही बताती है कि क्या चेंज हुआ। बैलेंस शीट इस चीज का आंसर नहीं दे पाती कि ये चेंज क्यों हुआ। वाई का आंसर हमें बैलेंस शीट से नहीं मिलता। लेकिन अब अगर चेंज हुआ तो उसके रीजन ढूंढने तो बहुत जरूरी है। सो देयर कम्स द रोल ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपको ये बताएगी कि फंड्स की मूवमेंट जो है वो दो बैलेंस शीट डेट्स में कहाँ पर हुई, क्यों हुई वो फंड्स की मूवमेंट, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ अ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड है क्या? फंड का मतलब कैश नहीं है। कभी भी आप अकाउंटेंसी की टर्म्स में ये नहीं मानेंगे कि फंड्स का मीनिंग कैश है। फंड्स का मीनिंग है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल क्या है? आपकी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो आपके बिजनेस में आपने रखी फॉर लेस देन अ ईयर, ठीक है ना। लेस देन 12 मंथ्स अगर एसेट कोई आपके बिजनेस में रहती है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? करंट एसेट हो जाएगी। जैसे आपके पास कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, आपके पास डेटर्स हैं, उसके बाद आपके पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, उसके अलावा इन्वेंट्री वगैरह है, ये सब आपकी करंट एसेट्स का पार्ट है। फिर अगर हम बात करें कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ आपको पता है ऐसी लायबिलिटीज़ जो आप विद इन द 12 मंथ्स टाइम फ्रेम पे बैक कर दोगे। जैसे आपके पास आ गए क्रेडिटर्स, जैसे आपके पास आ गए बिल्स पेबल, कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने ले रखा है, तो ये सब चीज़ें आपकी करंट लायबिलिटी का हिस्सा, करंट लायबिलिटी का पार्ट जो है वो बन जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की। तो बैलेंस शीट की हर एक आइटम दो ही चीज़ों को शो कर रही है। या तो बैलेंस शीट की आइटम आपको बता रही है कि ये सोर्स ऑफ फंड है, मतलब यहाँ से पैसा बिजनेस में आ रहा है, यहाँ से फंड बिजनेस में आ रहा है, और या फिर वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है दैट द फंड्स आर बीइंग यूज्ड हियर, है ना। तो लायबिलिटी साइड की जितनी भी आइटम्स हैं, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है उस साइड जितनी भी आइटम्स हैं वो आपको ये शो कर रही हैं कि बिजनेस में फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, है ना। बिजनेस में फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? लायबिलिटी अगर आपने कहीं से कोई उधार लिया तो आपके पास वो पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है ना। तो ये आपको क्या दर्शा रहे हैं, या आपको क्या दिखा रहे हैं कि बिजनेस में फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड टू द एंटरप्राइज। और अगर एसेट साइड पे कोई भी आइटम है, कैश को छोड़ दो, तो वो आपको क्या बता रहा है कि आपने फंड्स को यूज कहाँ कहाँ पर किया, आपने कौन सी चीज़ उससे खरीदी है। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने उस फंड से कोई इन्वेंट्री खरीद ली, आपने उस फंड से कोई शॉर्ट टर्म और एसेट खरीद ली, तो वो आपके यूज ऑफ फंड्स को दिखा रही है। क्या चीज़? जो भी आपकी एसेट साइड पे कोई भी आइटम अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। लेकिन एसेट साइड पे हमने यहाँ पर कैश को छोड़ दिया। अब कैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा
अनयूज्ड अमाउंट, ऐसा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जिसको मतलब ऐसा अनयूटिलाइज फंड्स का पार्ट जिसको आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करा है, जिसको आपने कहीं पर भी यूज़ नहीं करा है, वो आपके बिजनेस में, आपकी एंटरप्राइज में अवेलेबल है। ठीक है जी। अब अगर हम कैश को भी एक यूज ऑफ फंड मान लें, तो जितने मेरे यूजेस ऑफ फंड्स हैं वो मेरे सोर्सेज ऑफ फंड्स के बराबर आ जाएंगे, है ना। अगर मैं ये मान लूं कि कैश भी एक यूज ऑफ फंड है, तो जितना सोर्स आया उतना ही हमारा क्या हो गया, यूज हो गया। अब अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है बिजनेस में, अगर फंड्स बढ़ रहे हैं, तो वो दो ही चीज़ों को दिखा रहा है कि या तो आप फंड्स और लेकर आ रहे हो, है ना। फंड्स और लेकर आना मतलब अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाना। तो अगर फंड्स बढ़ रहे हैं तो या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, और ऑन द अदर हैंड या फिर आपकी एसेट्स जो हैं वो कम हो रही हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं उस फंड को यूज़ कर रहे हो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके यूज़ ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, अगर आपके यूज़ ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब या तो आप एसेट्स ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हो, और या फिर आप अपनी लायबिलिटीज़ को रीपे कर रहे हो, तो जिस वजह से आपके जो फंड्स हैं वो जो है बढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ फंड्स आपका बढ़ रहा है। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बिजनेस को, एक कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो मैंडेटरी पार्ट रहेगा। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, जो कि ये शो करता है कि एक कंपनी के अंदर कैश का फ्लो किस तरीके का है ना। एक कंपनी के अंदर कैश किस तरीके से आ रहा है और जा रहा है। वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, ना ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट कंसीडर किया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने एक्टिविटीज़ क्लासिफाई की थी। 3 टाइप से हमने कैश एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया। एक हमारे पास आ गई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हमारे पास आ गई थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और एक हमारे पास थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। तो हमने 3 कैटेगरीज में कैश फ्लोज को डिवाइड किया था। देन केम्स अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसी कोई भी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसी कोई सेग्रीगेशन फंड्स फ्लो के अंदर की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता था कि बिजनेस की कैश पोजीशन कितनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वेयर एज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल में चेंज आ रहा है। ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड में वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन विद द हेल्प ऑफ अ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यूज कर रहा है, वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यूज कर रहा है। रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था मॉड्यूल लेके। तो अक्रूवल सिस्टम क्या कहता है? अक्रूवल सिस्टम आपका यही कहता है ना कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे जब वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई है ना। हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर कर चलोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसके लिए कैश पे कर दिया है या नहीं कर दिया, या आपको उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो गया है या नहीं हो गया, है ना। तो और वेयर एज जो हमारा कैश सिस्टम है वो क्या कहता था कि आपने जिस दिन कैश का एक्सचेंज किया आप उसी दिन उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। आप जब तक कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ट्रांजेक्शन की, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो सिस्टम पे चलती है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आपकी अक्रूवल सिस्टम पर चलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, बिजनेस के पास कितना कैश अवेलेबल है। तो जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं बिजनेस के, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि उन्हें बिजनेस को उधार देना है या नहीं देना, और इस टाइप की चीज़ें। वेयर एज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को दिखाता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में किस तरीके से अपने फंड्स को मैनेज कर कर चलेगा। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमारे पास है, जिसमें सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड्स की कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी कि लायबिलिटी का बढ़ना इज अ सोर्स ऑफ फंड।
ठीक है ना। लायबिलिटी बढ़ रही है यानी आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो अगर लायबिलिटी आप रीपे कर दोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, यूज ऑफ फंड्स, राइट। अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, अगर आपने कोई एसेट प्रोक्योर किया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, यूज ऑफ फंड्स। वेयर एज अगर आपने कोई एसेट रीपे कर दी है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, सोर्स ऑफ फंड हो जाएगी। तो आप ये चार बातें अगर ध्यान रखोगे आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि सोर्सेज में क्या आएगा और यूजेस में क्या आएगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी, इक्विटी और लायबिलिटी दोनों को एक ही साइड ट्रीट कर चलो। लायबिलिटी के बढ़ने की बात करी थी, इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन रिजर्व, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग, यही लिखा है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करें, फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें तो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। ये लायबिलिटी के बढ़ने ही है, सारे लायबिलिटी के बढ़ने को ही दिखा रहे हैं। फिर मैंने बोला कि सोर्स ऑफ फंड्स में वो भी आएगा अगर आप कोई एसेट को रीपे कर देते हो, है ना। अगर आप एसेट को रीपे कर देते हो यानी कि डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी कम हुई, आपने इक्विटी वापस कर दी, आपने रिजर्व रिड्यूस कर दी, आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रीपे कर दी, आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग रीपे कर दी। और एसेट का इंक्रीज यानी कि आपने नॉन करंट एसेट्स को इंक्रीज किया या फिर आपने करंट एसेट्स को इंक्रीज किया। सो दिस इज हाउ sources of funds and uses of funds are classified under the funds flow statement। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जो मैंने आपको ये लिख कर दिया आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो और इसको अपने दिमाग में फिट कर लो, आपको सोर्स और यूज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे भी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। सो दिस इज़ योर रिवीजन शीट जिसकी हेल्प से आप आज वाले टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, जहाँ पर हमने बात की कि फंड्स का मतलब कैश नहीं होता, फंड्स का मतलब क्या होता है, फंड्स का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, और जो भी बाकी के हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपको इसी शीट में सब रिवीजन की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-24-25 मिस वेदिका मेसर्स वेदिका ट्रेडर्स परचेज्ड न्यू मशीनरी वर्थ 2 लाख एंड सोल्ड एन ओल्ड मशीन फॉर 50,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000। फर्म ऑल्सो इशूड एडिशनल शेयर कैपिटल of rupees 1 lakh and repaid a term loan of 60,000. While preparing the fund flow statement, the accountant must classify the increase or decrease in assets and liabilities to identify sources and uses of funds. ठीक है, which of the following statement is most accurate regarding the treatment of assets इन कंटेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का कहीं पर भी यूज नहीं है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। आपको उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन अगर यहाँ से भी शुरू करते तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लेंदी क्वेश्चंस दिए जाते हैं पर्पसफुली ताकि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स के ट्रीटमेंट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक बार जो हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था उससे रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरी एसेट्स को मैं बढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, यूज ऑफ फंड है। और अगर मेरी एसेट्स कम हो रही हैं इसका मतलब ये एक तरीके से एक सोर्स ऑफ फंड है। यही पढ़ा था हमने। अब ऑप्शन ढूंढो ऐसा, इंक्रीज इन एसेट इज अ सोर्स ऑफ फंड, नो। डिक्रीज इन एसेट इज अ यूज ऑफ फंड, नो। इंक्रीज इन एसेट इज अ यूज ऑफ फंड, यस दिस इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमने एक छोटा सा एक समरी सा बनाया था जो मैंने आपको भी समझाते हुए पॉइंट समझाते हुए भी करवाया है, इतना सा पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रही है। Question number 2, which of the following transaction will simultaneously represent source of fund in the fund flow statement and financial activity in the cash flow statement। तो source of funds मेरे पास क्या होंगे, अगर तो मेरी liability बढ़ेगी या फिर मेरी asset कम होगी, है ना। यही थे मेरे सोर्स ऑफ फंड्स के। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ लायबिलिटीज को देखते हैं, हम एसेट्स को नहीं देखते, तो ये पॉइंट तो कट ही हो गया यहाँ पे। तो अब मुझे ये देखना है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो मशीनरी खरीदी, मशीनरी एसेट है। इन्वेंट्री बेची, इन्वेंट्री एसेट से रिलेटेड है। अब 2 पॉइंट बचे, एक इक्विटी शेयर और एक डिविडेंड की पेमेंट। तो देखो
अगर मैंने इक्विटी शेयर कैश में इशू किए तो इससे मेरा क्या हुआ, इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ी और साथ ही साथ मेरी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें भी ये दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने जो है इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपने मशीनरी परचेज करी है इक्विटी शेयर्स इशू कर कर, तो इसकी वजह से क्या कैश फ्लो बढ़ेगा, क्या कैश फ्लो कम होगा, क्या ये कैश फ्लो को अफेक्ट ही नहीं करेगा, या फिर आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। तो देखिए, मैंने मशीनरी परचेज करी और क्या ये मशीनरी कैश में परचेज हुई? नहीं। फिर मैंने इक्विटी शेयर इशू करे, क्या इन शेयर्स के बदले में पैसे आए? नहीं, क्योंकि इन शेयर्स के बदले में तो क्या आई है, मशीनरी आई है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं किया जाएगा। इट विल नॉट बी डिस्क्लोज, नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट बट विल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो इसी तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप एडुटैप के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है, सर्च करना है edutap.in। एडुटैप की वेबसाइट खुल जाएगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड कोर्स, द मास्टर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जहाँ पर एक ही जगह पर आपकी सारी तैयारी पक्के वाली हो जाएगी। मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको डिटेल्ड में कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी। आप आसानी से अपने सिलेबस को 15-20 मिनट्स के शॉर्ट लेक्चर्स की हेल्प से कवर अप कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 वाली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन सब चीज़ों की नॉलेज भी मिल जाएगी। IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक ही जगह पर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इस मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि टाइम अभी आपके पास काफ़ी है और आप इस टाइम को बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में यूटिलाइज कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स आपको कंप्लीट लेवल पर यहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन करनी है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। इन मास्टर कोर्सेज में भी वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओनली। राइट, अगर आपको मास्टर कोर्स का एक डेमो लेना है तो 2 डे डेमो कोर्स भी अवेलेबल है मास्टर कोर्स का, जो आपको 1 रुपये की फी पेमेंट से मिल जाएगा, विच इज़ नॉट अ मच हायर अमाउंट। तो आप बहुत आसानी से एक डेमो कोर्स की हेल्प से चीज़ों को समझ सकते हैं। कंप्लीट मास्टर कोर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं लाइव पढ़ने की। लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप खुद को एनरोल कर टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को बहुत ही आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो ये जो लाइव क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग में। लाइव मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। IIBF की बुक के बनाए हुए कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट कवर हो चुके हैं लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्सेज में खुद को टाइम से एनरोल कर लीजिए और अपने JIB अटेम्प्ट को सिक्योर कर लीजिए। जब भी इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए और एक और कोर्सेज जो है वो और अफोर्डेबल बन जाए, है ना। तो जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को एकदम पक्का कर लीजिए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB एंड इवन CAIB, आप हमें कॉल कर सकते हो ऑन 8146207241 एंड इवन ईमेल कर सकते हो ऑन hello@edutap.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।